हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साहब, एक लड़की आपसे मिलने आई है। वो काफ़ी दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रही है और एक ही जिद कर रही है कि उसने एक बार आपसे मिलना है। वो अपना नाम मरियम बता रही है। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं उससे तंग आ गया हूं। वो अब वाकई बहुत तंग आ चुका था। इसी वजह से शिकायत लेकर वहाज के पास चला आया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इन छोटे मोटे लोगों को मुझसे दूर ही रखा करो। अब मैं इतना फारिग नहीं हूं जो मैं इन सब लोगों से मुलाकातें करना शुरू कर दूं। बस आज भी उसे फारिग करो और उसे कहो कि साहब अंदर मौजूद नहीं है। उसने अपने काम में मसरूफ़ जवाब दिया। लेकिन आप एक बार उससे बात करके तो देख लें, हो सकता है वो आपकी कोई जानने वाली हो। उस मुलाजिम ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि उसने एक ज़ोरदार हाथ मेज़ पर मारा और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरा अगर कोई भी जानने वाला आए तो मैंने तुम्हें कहा हुआ है, उसे कुछ भी हो जाए मुझ तक पहुंचने की इजाज़त ना दी जाए। मेरे जितने भी जानने वाले थे उन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ दिया था जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं कमज़ोर इंसान से एक बड़ा आदमी बन गया हूँ। अब मेरे पास भी वो दौलत है और वो शोहरत है जिसकी वजह से वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मगर अब मुझे भी अकल आ गई है। मुझे पता चल गया है कि सिर्फ उसी इंसान को अपने साथ रखना चाहिए जिस इंसान के साथ आपको मुखलिसी की उम्मीद हो। मोमिन एक ही सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। मैंने भी एक बार उन पर यकीन करके देखा था और मेरे यकीन का सिला मुझे क्या मिला। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। मुझे इस कदर शिकस्त खोरदा कर दिया कि कितने अरसे तक मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने आप को देखकर वहशत महसूस होती थी, अपने वजूद से घिन आती थी। मैं उनके पास मदद के लिए जाता तो वो मुझे धुतकार देते थे। अब वो क्या चेहरा लेकर मेरे पास आए हैं, क्या सोच कर मेरे पास आए हैं। वहाज एकदम ही फट पड़ा था। वो किसी को भी अपना नहीं मानता था। पुराने रिश्तेदारों से उसने कब का ताल्लुक तोड़ दिया था। जहां भी वो उन्हें देखता अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। नए लोगों के साथ उसने दोस्ती कर ली थी। वो जानता था कि ये दोस्ती भी मतलब की हद तक है, लेकिन कम से कम उसे सब कुछ वाज़ेहा था। अभी जो लोग उसकी ज़िंदगी में आए थे वो उसके रिश्तेदारों की तरह कम से कम मुनाफकत तो नहीं करते थे और ना ही पीठ पीछे वार करना जानते थे। अभी वो इन्हीं बातों में मसरूफ़ था कि कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला और मरियम तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। आते साथ ही उसने वहाज के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुने बगैर मुझे यहाँ से मत निकालना। मैं एक लंबे अरसे से तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मुझे अभी तुम्हारा पता मिला तो मैं फ़ौरन चली आई, मगर काफ़ी दिनों से मुझे ये बताया जा रहा है कि तुम यहाँ पर मौजूद नहीं हो, जबकि मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि तुम अंदर ही हो। उसके पीछे गार्ड्स भी चले आए। वहाज ने उन लोगों को बाहर जाने का इशारा किया और ख़ुद उस मासूम सी लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गया जिसने आज से कुछ साल पहले उसके किरदार पर वार किया था और उसको सबकी नज़रों में गिरा दिया था। वो आज इसके सामने शिकस्त खोरदा खड़ी थी और अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी कर रही थी। न जाने क्यों ये सब देखकर वहाज को दिली खुशी महसूस हो रही थी। उस वक्त जब सब लोग उसे ठुकरा रहे थे तब इसने खुद से यही वादा किया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सब लोग इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगेंगे। लेकिन तब वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। तब वो उन सब का तमाशा देखेगा और उन सब के साथ भी वही खेल खेलेगा जो खेल उसके साथ खेला गया था। तुम क्या सोचकर मेरे पास आई हो, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं करूँगा। मैं तुमसे अपने माजी के रवैये की माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि वहाज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम माफ़ी मांगने के लिए आई हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ना ही कभी माफ़ कर सकता हूँ। ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं माजी को भूल नहीं पा रहा। रात को जब सोने के लिए लेटता हूँ तो वो यादें दोबारा से मेरी नज़रों के सामने घूमने लगती हैं।
नफरत से मेरा दिल दोबारा से भर जाता है। कई कई दिन मेरे बुरे गुजरते हैं। मैं जानती हूं, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से जानती हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन उस सब में मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मुझे वो सब करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर मैं वो सब ना करती तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देते। मरियम ने रोते हुए कहा। अभी भी तो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। वो थोड़ा सा झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हूं? तो ये तुम लोगों की सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तुम अपने घर वालों के पास पनाह लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने भी तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे शौहर ने तुम पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो, और ये बात सच भी है, मगर तुम साबित नहीं कर पा रही। और अब तुम मेरे पास इसलिए आई हो ताकि आंसू बहाकर मुझे अपने साथ हमदर्दी करने पर मजबूर कर सको। लेकिन अब मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं जो मैं तुम्हारे झूठे आंसुओं की चाल में आ जाऊंगा। मरियम बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी ये इंसान इस कदर शातिर हो सकता है। उसने जल्दी से खुद पर काबू पाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी नज़र तुम्हारे पैसों पर है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हकीकत बताने आई हूं। मैं तुम्हें नाजिया, मेरा उस लड़की के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। उसने ये कहकर तकलीफ से आंखें बंद कर लीं और अपना रुख फेर लिया। उसकी आंखों में दोबारा से पानी उतर आया था। ये वो वाहिद औरत थी जिससे वो आज तक नहीं भुला पा रहा था। वो चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर पा रहा था। शायद उसने मोहब्बत ही इस हद तक कर ली थी कि नफरत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम आखिर किस तरह के आशिक हो? तुम्हारी महबूबा वहां पर एक पुरसकून जिंदगी गुजार रही है, मगर तुम हो कि जिसे कोई फिक्र ही नहीं। तुम तो कहते थे कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। सच्ची मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब को किसी के हवाले नहीं कर सकते। तुमने ना सिर्फ उसे वजदान को सौंप दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसकी ज़ात से भी मुकम्मल तौर पर बेगाना हो गए हो। मरियम उस वक्त बहुत चालाकी से खेल रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी दोस्त की मजबूरी को बयान किया तो वो कभी भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वो उसकी जहनी हालत के साथ खेल रही थी। उसे पता था कि कैसे उसे ट्रैक पर लाना है। तुम्हारा इस सब से कोई मतलब नहीं। अगर तुम यहाँ पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हलक के बल चिल्लाया था। नाजिया के साथ वजदान का नाम वो आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और ना ही वो कभी उन दोनों का नाम एक साथ सुन सकता था। उसे वो दिन अच्छे तरीके से याद थे जब वो अपनी महबूबा का नाम अपने हाथों पर लिखा करता था। हर ईद पर नाजिया घर वालों से छुपकर अपनी मेहंदी में उसका नाम लिखवाती थी और फिर बहुत ही शौक से जाकर उसे दिखाती थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, मगर फिर यकदम ही उनकी जिंदगियों में भौंचाल आ गया और सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो गया। गार्ड्स, अभी और इसी वक्त इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। पहले तो उसने मरियम को खुद ही यहाँ से चले जाने का कहा, लेकिन जब वो मुसलसल उसकी महबूबा का जिक्र करने लगी तो उसने गार्ड्स को बुलाया और उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके साथ साथ उसने बाकी सब लोगों को भी हिदायत कर दी थी कि कोई भी उसकी ऑफिस में ना आए। आज की जितनी भी मीटिंग्स थीं उसने वो तमाम कैंसिल करवा दी थी। हालांकि उसका करोड़ों का नुकसान हो गया था, मगर उसे इस चीज़ की फिक्र नहीं थी। फिलहाल उसे सिर्फ और सिर्फ जहनी सुकून चाहिए था, जो वो जानता था कि उसे कहाँ पर मिल सकता है। थोड़ी ही देर के बाद वो ऑफिस से बाहर निकला और अपने बड़े से मेंशन के एक कोने वाले कमरे में चला गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाजिया की तस्वीरें थीं। जब भी वो यूं उदास होता था या उसे अपनी महबूबा की याद सताती थी तो वो इसी कमरे में आ जाता था। उसने एक कैसेट निकाली और चला दी, जहाँ पर वो उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसकी शुरू से ही आदत थी कि वो छोटे छोटे लम्हात को वीडियो में कैद करता था और फिर बाद में बैठकर देखता था। उसने नाजिया के साथ जितना भी वक्त गुजारा था उसमें से ज़्यादातर हिस्सा ऐसा था जिसकी उसने वीडियोस बना रखी थी, और अब यही वीडियोस उसके काम आ रही थीं और उसके दुख को हल्का करती थीं।
उसके जाने के बाद वो आज तक किसी से भी निकाह नहीं कर पाया था और ना ही किसी को अपना दिल दे पाया था। उसने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बात सच्ची मोहब्बत की थी, और वो उसी लड़की से की थी जिसने उसे बेवफाई करते हुए ज़रा भी शर्म महसूस नहीं की और खामोशी से इसका हाथ छोड़कर किसी ऐसे इंसान का हाथ थाम लिया जो उसके मुकाबले में सिर्फ थोड़ा सा पैसे वाला था। उसने अपनी मोहब्बत को न जाने कितने वास्ते दिए थे कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 साल दे दो। मगर उसने कोई भी बात नहीं मानी और खामोशी से उसे छोड़कर चली गई। उस जालिम औरत ने दोबारा पलट कर भी नहीं देखा था। वो भी हर रोज़ खुद को ये बावर कराता था कि उस औरत ने इसे धोखा दिया है, इसी वजह से उसका इस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मगर आज मरियम ने दोबारा उसके सामने माजी के किस्से को दोहराकर उसके ज़ख्मों को कुरेद दिया था। उसकी यादें दोबारा से ताज़ा हो गई थीं। उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना मोबाइल निकाला और मैनेजर को कॉल करते हुए कहा, अभी और इसी वक्त विजदान के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। थोड़ी देर के अंदर अंदर मुझे उनकी सारी डिटेल चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। ये कहकर उसने कॉल काट दी, जबकि दूसरी तरफ बैठे मैनेजर के हाथ पांव फूल गए। वो जानता था कि उसका साहब टाइम की बहुत पाबंदी करता है। उसे थोड़े से ही वक्त में बहुत सारी डिटेल्स निकालनी थी। शाम का वक्त था। वो अपने सामने लैपटॉप खोले वजदान की बायोग्राफी को देख रहा था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और काफ़ी काबिल इंसान था। उसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने उस कंपनी का नंबर डायल किया और वहां पर कह दिया कि इस इंसान को 1 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी से निकाल दो। चूंकि वो बहुत असर और रसूख का मालिक था और उस कंपनी के साथ भी इसके अच्छे खासे ताल्लुकात थे, यूं 1 ही दिन के अंदर अंदर विजदान को उस कंपनी से निकाल दिया गया। वो बेरोजगार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। वो पहले ही एक नफ्सियाती मरीज़ था। छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर हाथ उठाता था, उसे तकलीफ़ पहुंचाता था, उस पर शक करता था और उसे तलाक देने की धमकी देता था। अब जब से उसकी नौकरी ये गई थी, तब से तो उसका रवैया मज़ीद बदतर हो गया था। वो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नाजिया को ठहरा रहा था। उस दिन जब वो घर वापस गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी सामने किचन में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए खाना बना रही थी। उसकी मुस्कुराहट वजदान से ना देखी गई। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो तेज़ी से उसके सर पर जाकर खड़ा हो गया और उसे बालों से पकड़कर झटका देते हुए कहने लगा, यहाँ पर मेरी नौकरी चली गई है और तुम खुशियाँ मना रही हो। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी खुशियों से जलती हो। तुम जैसी मनहूस औरत से मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। वो पागल इंसान खुद से ही बातें बना रहा था और साथ अपनी बीवी को मारे चला जा रहा था। नाजिया उस जालिम इंसान से खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे उसके बाल किसी दरिंदे के शिकंजे में आ गए हों। उसी वक्त आमना बेगम तेजी से कमरे से बाहर निकली। अपनी बहू की ये हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। वो उसके पास गईं और अपने बेटे को पीछे हटाते कहने लगी, क्या हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? अम्मी जान, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये किस तरह की बीवी है, इसे ज़रा भी मेरी फिक्र नहीं। मैं यहाँ पर परेशान घूम रहा हूँ, इसे मुस्कुराने से ही फुर्सत नहीं। आमना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें एक बात का तो यकीन हो गया था कि ये एक नफ्सियाती मरीज बन चुका है। वो बातों बातों में उसे इलाज करवाने का भी कह चुकी थी, लेकिन इस दौरान भी सारी शामत नाजिया की ही आई थी। उस रात भी उसने अपनी बीवी को मारा था और उससे कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी अम्मा को मेरी झूठी शिकायतें लगाती हो, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया है। वो बेचारी बेकसूर होकर भी गुनहगार कहला दी गई थी। उसे तो अपने माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था, जिसने दौलत के लालच में आकर उसे उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया था और एक ऐसे इंसान की झोली में लाकर उसे फेंक दिया था जिस इंसान को इसके वजूद से ज़रा भी मोहब्बत नहीं थी, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए उसके पास जाता और जैसे ही मतलब पूरा हो जाता वो यूं उसकी ज़ात से अनजान हो जाता
जैसे उन दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक ही न रहा हो। वजदान उसे मारने के बाद दोबारा से घर से बाहर निकल गया था। वो आमना बेगम की गोद में सर रखे लेटी रो रही थी। अम्मी जान, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आखिर कब उनका रवैया बेहतर होगा? हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, मगर मजाल है जो उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार से बात की हो या मेरी तरफ नज़र भर कर भी देखा हो। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे मैं उनकी ज़िंदगी में एक फालतू शय हूं। अनचाहा होने का एहसास मुझे बहुत तकलीफ देता है। मुझे लगता है मैं किसी दिन इसी तकलीफ की शिद्दत से मर जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आमना बेगम ने प्यार से उसके आंसू साफ किए और तेजी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते। अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होते। तुम्हारे मामले में सबसे ज़्यादा कसूर मेरा है। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा इस कदर पागल है तो मैं कभी भी तुम्हारे घर इसका रिश्ता लेकर नहीं जाती। मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले इसका इलाज करवाना चाहिए था। ये शादी से पहले भी इसी तरह की हरकतें करता था, मगर मुझे लगता था ये मजाक कर रहा है। मैंने कभी भी गौर नहीं किया और मेरी वजह से तुम इस झंझट में फंस गई। नहीं अम्मी जान, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं। सारा कसूर मेरी किस्मत का है और मेरे वालिदैन का है, जिन्होंने पैसों की लालच में आकर ये फैसला कर लिया। मैं कभी भी अपने वालिदैन को इसके लिए माफ़ नहीं करूंगी। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। वो रोते रोते वहीं पर सो गई। उसकी आंख शोर की आवाज़ पर खुली थी। कोई चीज़ ज़ोर से ज़मीन पर जाकर टकराई थी। वो उठकर बैठी तो देखा उसका शौहर लहराता हुआ घर के अंदर दाखिल हो रहा था। वो यकीनन दोबारा से शराब पी कर आया था। नाजिया का दिल खौफ से धड़कने लगा। तभी वजदान की नज़र इस पर जाकर रुकी। उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। इस मुस्कुराहट से वो बहुत ज़्यादा डरती थी। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती, वजदान ने उसे उंगली से करीब आने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने प्यार से अपनी बीवी की लटों को उंगलियों के साथ घुमाया और फिर उसके साथ ही उसने एक ज़ोरदार झटका दिया और उसका मुंह ज़ोर से ज़मीन पर जा लगा। नाक ज़मीन पर टकराने की वजह से खून बहने लगा था। तकलीफ़ का एहसास था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी चीखें सुनकर आमना बेगम तेज़ी से बाहर आ गई। अपनी बहू की हालत देखकर वो परेशान हो गई। उन्होंने अपने बेटे को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे झटका देने लगी। वो ये बात नज़रअंदाज कर चुकी थी कि वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है और कुछ भी करने की सलाहियत रखता है। उसने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया था कि उससे सवाल जवाब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो माँ जिसने ना सिर्फ उसे जन्म दिया बल्कि उसके साथ साथ उसकी अच्छी तरबियत करने की भी हर मुमकिन कोशिश की, मगर शायद उसके नसीब में ही गुमराही लिखी हुई थी जिसकी वजह से उसे हिदायत मिल ही नहीं रही थी। उसने अपनी माँ को ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। उनका सर ज़मीन से जाकर टकराया और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मगर वो दोनों मियाँ बीवी इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थे। वो अपनी बीवी को खींचता हुआ कमरे में लेकर चला गया और फिर पूरी रात उसकी दोबारा से तकलीफ़ में गुजरी। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर कोई भी उसके पास जाने वाला नहीं था। कोई भी उसे उस दरिंदे से बचाने वाला नहीं था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो इस वक्त अपने शौहर के पास नहीं बल्कि किसी वहशी दरिंदे की सोहबत में हो। उसे तो अपने शौहर को देखकर ही खौफ महसूस होता था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो करीब ही पहलू में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी, मगर उस मासूमियत का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उसके अंदर की जहालत जानती थी। उसे पता था कि यह किस कदर काले दिल का मालिक है। हिम्मत करते हुए वो उठी और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। तकलीफ थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लहराती लहराती जब वो बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसे लगा कि उसकी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। रात को अपनी तकलीफ़ की वजह से वो अपनी सास की तकलीफ़ को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर चुकी थी कि उसकी सास को धक्का दिया गया था। वो भागती हुई आमना बेगम के पास गई और उनका सर अपनी गोद में रखकर उनका चेहरा थपकने लगी, मगर उस औरत की रूह इस फ़ानी दुनिया से परवास कर चुकी थी।
इस बात का जब उसे एहसास हुआ तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो भी बाहर निकल आया और बेजारियत से पूछने लगा, क्या हो गया, क्यों चिल्लाए जा रही हो? उसके अल्फाज बीच में ही गुम हो गए थे। जब उसने अपनी माँ को फर्श पर फैले हुए खून को देखा तो वो भी तेज़ी से उनके पास गया, मगर उनका जिस्म ठंडा देखकर उसकी हालत भी नाजिया से मुख्तलिफ नहीं थी। बिलाशुबा वो उनसे बहुत बदतमीज़ी करता था, उनकी किसी बात को नहीं मानता था और उनके साथ बुरा सलूक करता था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि वो उनसे नफ़रत करता है। उसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत मौजूद थी और उसे ये भी तसल्ली थी कि उसका साया इसके सर पर सलामत है। मगर अब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसे लगा उसकी दुनिया वीरान हो गई है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। नाजिया ने पहली बार अपने शौहर को इस तरह से रोते देखा था। उसके दिल को कुछ हुआ। उसे अफसोस तो हो रहा था, लेकिन अपने शौहर पर रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये एक वहशी पागल दरिंदा है जिसको अपना जहन बदलते हुए ज़रा भी वक्त नहीं लगता। अभी वो रो रहा है, थोड़ी ही देर के बाद उसका जहन दोबारा से तब्दील हो जाएगा। क्या पता तब ये जश्न मना रहा हो। उसके घर वाले भी उसकी सास के जनाजे पर आए थे, मगर वो उनमें से किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसके बाबा ने उसके सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो जल्दी से साइड पर हो गई और उनकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली कि आपको अब कोई हक नहीं मुझे अपना बेटा कहें। मेरा रिश्ता आपसे उस वक्त ही ख़त्म हो गया था जब आपने मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाला था। आपने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया था, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उन लोगों को ज़बान दे रखी थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मेरी सास का इंतकाल हुआ है। यहाँ पर और भी मेहमान मौजूद हैं, उनके सामने मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती। जैसे ही मेरी सास का जनाजा हो जाएगा, मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे कहने के बगैर ही यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि मैं आपको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूं। उसने ये सारी बातें अपने घर वालों से कही थी। उसका बाप भी सामने मौजूद था, मगर अब उसका दिल पत्थर का हो चुका था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सामने खड़े लोग सिर्फ और सिर्फ उसका तमाशा देखने के लिए आए हैं। उनके अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं। खैर, सरमद साहब को भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अपने ख़ानदान को लेकर वो भी वहाँ से निकल गए। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे। उनके मकसद के बारे में कोई वाकिफ़ नहीं था, सिवाय वहाज के, जो उनकी असलियत को पहचानता था। मगर अब उसका नाजिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था कि वो उसे बता सकता। जब उसने नाजिया को सब बताने की कोशिश की थी तब उसने कोई बात नहीं सुनी थी और बहुत ही फ़ख्र से कहा था कि मुझे अपने बात पर यकीन है, मुझे पता है वो कभी भी मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। मगर जब वक्त गुजरा तो उसे पता चला कि ये यकीन तो किरची किरची हो गया। जब से उसकी सास का इंतकाल हुआ था तब से उसकी ज़िंदगी अजीरन बन गई थी। वो इंसान जो पहले उससे बात कर लेता था, उससे मुंह भी नहीं लगाता था। रोज़ रात को उसके सामने वो दूसरी औरतों को कॉल करता था और उनसे मोहब्बत जताता था। वो इस बात की फ़िक्र नहीं करता था कि उसकी बीवी उसके पहलू में बैठी है। अगर वो ये सब सुनेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वजदान को तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना था, और वो भी नाजायज़ तरीके से। अक्सर ही वो उसे ये सवाल करने पर मजबूर हो जाती थी कि अगर तुम्हें मेरी ज़ात से दिलचस्पी नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की। जवाब में वो बड़े मज़े से कह देता कि घर को संभालने के लिए भी एक औरत की ज़रूरत होती है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। वैसे भी अम्मी तुम्हारी कुछ ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी। वो बताती थी कि तुम अच्छे अच्छे खाने बनाती हो और पूरे घर को भी संभाला हुआ है। मुझे भी एक ऐसी ही औरत चाहिए थी जिसे मैं नौकरानी बना कर रखूँ और मुझे तनख्वाह भी न देनी पड़े। ये बात कहकर वो हंसता था, जबकि दूसरी तरफ इसका दिल करता था कि वो खून के आंसू रोए। काफ़ी दिनों से वजदान को एक कंपनी की तरफ से कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो चूंकि अपनी माँ की रसूमात को अदा करने में मसरूफ़ था, इसी वजह से उस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। उस रात उसने फारिग होकर वो कॉल्स देखी और उसके साथ साथ मैसेजेस भी देखे।
उसे ईमेल भी आई हुई थी। एक कंपनी उसे बहुत अच्छी पोस्ट ऑफर कर रही थी। ये देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे शुरू से ही एक ऐसी नौकरी चाहिए थी कि जिसमें ना सिर्फ उसे गाड़ी मिले बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सी आसाइशें मिलें। वो कंपनी ना सिर्फ उसे एक घर दे रही थी बल्कि उसके साथ साथ एक मोटी तनख्वाह भी पेश कर रही थी। अपनी किस्मत पर उसे रश्क महसूस होने लगा। उसने जैसे ही नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। वो ये सोचकर हैरान हो रहा था कि अभी तो ऑफिस की टाइमिंग भी नहीं, फिर कैसे उसकी कॉल अटेंड की गई। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया हो सकता है ये कोई प्रैंक हो, मगर जब उसे पता चला कि ये वहाज एंटरप्राइजेस कंपनी है तो उसकी रालें टपकने लगी। अरे वहाज के साथ काम करना तो हर किसी की ख्वाहिश थी, मगर उसने विजदान जैसे इंसान को अपनी कंपनी में रखने का फैसला किया था। अगले ही दिन वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। बॉस ने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। उससे छोटे मोटे सवालात किए थे। बात करते करते वो उसकी शादी तक पहुंच गया और उससे पूछने लगा कि अपनी शादी से क्या तुम खुश हो। वजदान चंद लम्हों के लिए हैरान हो गया। उसके माथे पर बल पड़े क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाने वाला नहीं था। जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। मैं तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुमने शादी कर रखी है तो क्या तुम अपनी अज़दवाजी जिंदगी से खुश हो? उसने एक गहरी सांस ली और फिर जोरों शोर से हाँ में सर हिलाते कहने लगा, जी मैं बहुत खुश हूं। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है जो मेरा हर तरह से ख्याल रखती है। हम एक मिसाली जिंदगी गुजार रहे हैं। वजदान ने यही सोचा था, हो सकता है अगर वो घर की लड़ाइयाँ बताना शुरू कर दे तो उसे नौकरी पर ना रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जो एम्प्लॉय होते थे वो अपने घर के झगड़ों की वजह से अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते थे। इसी वजह से कंपनी उन्हें हायर करने से पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में भी सवाल करती थी और उनसे ये कन्फर्म करवाती थी कि वो एक पुरसकून जहनी सेहत रखते हैं या नहीं। वहाज ने जब उसकी बात सुनी तो उसके तन बदन पर आग लग गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी तवज्जो हमारे काम की तरफ मबजूल कर देंगे। हमें आपसे आपका 100% चाहिए। आपकी हमने बहुत सी तारीफ़ें सुन रखी हैं। पिछली कंपनी में आप काम करते थे, वहाँ पर आपके साथ ज्यादती की गई, उसका मुझे अफसोस है। उन्हें यूं आपको एकदम से नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन आप बेफिक्र रहें, यहाँ पर आपको इस तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके साथ हमारा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। 2 साल तक आप यहीं पर काम करेंगे। अगर आपका काम ठीक नहीं हुआ तो आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन इस कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये कहकर वो खामोश हुआ जब वजदान ने अपने दिल में मचलता हुआ सवाल उससे पूछ डाला, आप मुझ पर इतनी नजरे करम क्यों कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है अभी तो हायरिंग का सीजन भी नहीं आया, मगर आपने ना सिर्फ मुझे हायर कर लिया बल्कि इतनी अच्छी पोस्ट भी दे दी। मेरी तालीम भी इसके मुताबिक नहीं है। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इंसान की फितरत बहुत अजीब है। जब उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब वो रोता है, और जब उसे मौका दे दिया जाता है तब वो शक करने लगता है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप आम खाएं, गुठलियाँ ना गिनें। फिक्र मत करें, हम आपकी सलाहियतों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि आपको हर वो चीज़ मुहैया की जाएगी जिस पर आपका हक है, और बदले में उसके मुताबिक आपको रकम भी दी जाएगी। मेरी एक और मीटिंग का वक्त हो गया है, मुझे वहाँ पर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया और उसके साथ ही गार्ड भी वजदान को लेकर वहाँ से बाहर आ गए। अभी वो घर के अंदर दाखिल हो ही रहा था कि उसकी नज़र छत पर पड़ी, जहाँ पर नाजिया खड़ी किसी लड़की के साथ बातें कर रही थी। ये देखकर उसका दिमाग गुस्से से घूम गया। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो तेज़ी से छत की तरफ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि जो लड़का वहाँ पर खड़ा है वो उसकी बीवी की आधी उम्र का है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को सबक सिखाना था और उसे तकलीफ पहुंचानी थी। उसने नाजिया को पकड़ा और घसीटते हुए छत पर बने वाहिद कमरे में लेकर गया। उसने अपना बेल्ट उतारा और दोबारा से उसे पीटना शुरू कर दिया। इसमें उसको अपना कोई कसूर नहीं था।
बचपन में उसकी तरबियत ऐसे ही माहौल में की गई थी। उसका वालिद बहुत शक्की मिजाज इंसान था जो अपनी बीवी पर शक करता था, क्योंकि उन दोनों ने मोहब्बत भरी शादी की थी। इसी वजह से सिकंदर साहब को हर वक्त खौफ रहता था कि जो लड़की उनके लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है वो तो उनको भी छोड़ कर जा सकती है। वो अपनी बीवी को घर पर ही कैद रखते थे। उन्हें कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो अपने किसी रिश्तेदार से मिल सकती थी। उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली जाए, फिर सारे जग में उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। इसी डर की वजह से वो अपनी बीवी को मारते भी थे, उन पर तशद्दुद भी करते थे। वो बचपन से अपनी माँ पर जुल्म होता देखता आ रहा था और उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बैठी हुई थी कि जब तक बीवी को काबू में नहीं रखोगे तब तक वो सीधी बनकर नहीं रहेगी। उसे काबू में रखने के लिए मारना ज़रूरी है। इसी वजह से जिस रात उसकी शादी हुई थी उस रात ही उसने अपनी बीवी पर हाथ उठा दिया था। उसने ये साबित करना चाहा था कि वो ताकतवर है और नाज़िया कमज़ोर है, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी इस हरकत ने उसकी असलियत उसकी बीवी के सामने जाहिर कर दी है। उस रात वो बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि वो अपने महबूब की बहुत लाडली थी। वह आज कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उस पर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात। आज तक उसने नाज़िया को नहीं डांटा था और ना ही कभी उससे कोई ऐसी वैसी बात की थी कि जिसकी वजह से उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो अपनी महबूबा की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखता था। उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि वो हमेशा वही काम करे जिससे उसकी महबूबा को खुशी महसूस हो। मगर उन दोनों की बदकिस्मती और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया और वो एक ऐसी दलदल में फंस गई जहाँ से उसके लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। यहाँ पर उसके घर वालों ने उसे लाकर फेंका था। उसे जो वादे किए गए थे, जो ख्वाब दिखाए गए थे, वो सारे चकनाचूर हो गए थे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन बेल्ट से मार खाने के बाद काफ़ी देर तक वो रोती रही और अपने माजी के बारे में सोचती रही थी। वो 17 साल की थी जब पहली बार उसका सामना वहाद से हुआ था। तब वो उसके मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए थे। पहली ही नज़र में वो उस लड़के की दीवानी हो गई थी। अगर ये कहा जाए कि वो अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार हो गई थी तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। वजह ये नहीं थी कि वो इंसान बहुत खूबसूरत था, बल्कि वजह ये थी कि उस इंसान में उसे एक अजीब सी कशिश मिली थी। दूसरी तरफ उस इंसान ने भी इससे ज़्यादा खूबसूरत और पाकीज़ा हुस्न कहीं नहीं देखा था। इस लड़की में उसे एक अजीब सी अपनायत का एहसास हुआ था। जब उसके घर में उसके बड़े भाई की शादी थी तब उन्होंने वहाज के घर वालों को भी दावत दी थी। वो पहली बार अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पर आया था और यहाँ पर उसकी नाज़िया के साथ खुलकर बात हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन थे, मगर शुरुआत वहाज ने की और यूं उसकी इज्जत रह गई। उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत का पैगाम इसे दिया, जिसे इसने खुशी खुशी कबूल कर लिया। यूं इन दोनों के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। जब सरमद साहब को इस बारे में पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। अपने बच्चों को वो हमेशा से कैश करने की कोशिश में लगे रहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे अमीर घरानों में जाएं, ताकि उनके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बने। बड़े बेटे की शादी उन्होंने एक बहुत बड़े सियासतदान की बेटी से की थी। ये बात वो भी जानते थे कि वो लड़की किरदार की बिल्कुल अच्छी नहीं और उसके माजी में बहुत सारे लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रह चुके हैं, मगर उन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त और ऊंचा नाम चाहिए था। अली के लाख इनकार के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं मानी और यूं उन दोनों की शादी हो गई। आए रोज़ ही उनके घरों में लड़ाइयाँ होती थीं। उन्होंने अपने बेटे को अलग कर दिया और वो अपने ससुर के बंगले में चला गया। उसने भी दिल में अहद कर लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो दोबारा कभी भी अपने घर वालों के पास लौट कर नहीं आएगा। वो बाप जिसने उसकी इज्जत नहीं की थी, जिसने उस पर जुल्म किया था और उसके ऊपर एक ऐसी औरत को मुसल्लत कर दिया था जो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी, अब उसने भी अपने बाप के साथ हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अब सरमद साहब अपने बेटे को बुलाते रहते थे, मगर मजाल है जो वो एक बार भी उनसे मिलने के लिए गया हो। दूसरी तरफ जहाँ तक उसकी बीवी सारा का सवाल था
तो वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। उसने अपने माजी के गुनाहों की तौबा कर ली थी और अपने शौहर से वादा किया था कि वो अब साफ सुथरी जिंदगी गुजारेगी। नाजिया के साथ भी यही जुल्म किया गया था। उसके बाबा ने उसे आकर ये बता दिया था कि तुम्हारी शादी मैं अपने एक दोस्त के बेटे से कर रहा हूँ और ये हर हाल में मुमकिन होगा। अगर तुम्हें एतराज़ है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो फ़ैसला कर चुका हूँ मैं उस पर डट गया हूँ। अब कोई भी मुझे मेरे फ़ैसले से नहीं हटा सकता। ये उनकी अपनी बेटी के लिए अल्फाज थे। उन्होंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी और ना ही उसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा था, बल्कि वो अपना हुक्म सुनाकर वहाँ से चले गए थे। चंद लम्हे के लिए तो वो सकते में चली गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। जब उसका दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने बहुत वावेला मचाया और अपनी माँ को साफ साफ कह दिया था कि वो मर जाएगी लेकिन ये शादी नहीं करेगी। उसकी माँ अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। आलिया बेगम ने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे अपनी ममता का वास्ता देते हुए कहा कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो, वरना तुम्हारा बाप इस उम्र में मुझे तलाक दे देगा। तुम खुद मुझे बताओ कि मैं कहाँ बच जाऊंगी। मेरा तो मेका भी ख़त्म हो गया है। अब तो तुम लोगों के अलावा मेरा और कोई भी नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बाप इतना जालिम हो सकता है। दोस्तियां मुकम्मल करने के चक्कर में वो अपने बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मरियम, जो कि उसकी कज़न थी, उसे सरमद साहब ने ये काम सौंपा था कि वो उनकी बेटी के दिल में वहाज के लिए नफ़रत पैदा कर दे। मरियम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो, क्योंकि वो दिल ही दिल में खुद वहाज को पसंद करती थी। मगर वो जानती थी कि ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मंगनी पहले से ही अपने कज़न के साथ हो चुकी थी। अब वो ये चाह रही थी कि नाजिया को भी वो शख्स ना मिले ताकि सब कुछ सेट हो जाए। अपनी जलन के चक्कर में उसने नाजिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक रात जब वो कमरे में बैठी हुई थी तो वो भी उसके कमरे में चली गई और वावेला मचाते हुए कहने लगी कि रात के वक्त दोनों छत पर चलकर काफ़ी देर बैठेंगे। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। नाजिया ने कुछ लम्हे सोचकर हाँ में सर हिला दिया था। रात के वक्त जब वो उस जगह पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वहाज कभी इस तरह की हरकत करेगा। सामने ही मरियम खड़ी थी, जिसकी बाजू फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। करीब वहाज ने उसका दूसरा बाजू पकड़ रखा था और उसे झंझोड़ रहा था। नाजिया को वहां पर देखकर वो जल्दी से सीधा हुआ और उसे कहने लगा, ये जो कुछ भी तुम देख रही हो ये सब झूठ है। नाजिया ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में पहले ही पता चल जाता तो मैं कभी भी तुमसे इतना अरसा रिश्ता ना रखती। मरियम ने तो उस वक्त अपना खेल खेला था। उसने उस वक्त दोनों को ही बदनाम कर दिया। जब शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होने लगे तो उसने जल्दी से चादर की मदद से अपने बाजू को छुपा लिया और रोते हुए कहा कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। उसकी ये बात करने की देर थी कि वहाँ पर सरमद साहब ने वहाँ पर एक और बड़ा फैसला सुनाया। वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो कल ही अपनी बेटी का निकाह वजदान से कर देंगे। जब वजदान के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और परेशान भी हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है जो वो इतना जल्दी निकाह करने पर तुले हुए हैं। वजदान के दिल में तो पहले से ही शक बैठा हुआ था। वो तो चाहता था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले जिसकी वजह से वो अपना असल रूप अपनी बीवी को दिखा सके। और फिर उसने लोगों से पता करवाया तो पता चला कि रात को उसकी बीवी किसी और के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ी गई। उसने इस आदमी के बारे में तो पता नहीं करवाया, लेकिन अपनी बीवी को उसने बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई। उसकी ज़िंदगी को उसने जहन्नुम बनाकर रख दिया था। दूसरी तरफ वहाज मुकम्मल तौर पर टूट गया था। उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसके भाई ने उसे हर तरफ से बेदखल कर दिया था। एक दिन वो रोता हुआ सरमद साहब के पास गया और घुटनों के बल उनके सामने बैठते हुए बोला
कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आपने मुझसे इतना बड़ा बदला लिया। मैंने तो आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत की थी और वादा किया था कि उसे हर तरह की खुशी दूंगा, मगर आपने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यही था कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तुम्हें पता है आजकल पैसों के बगैर गुजारा नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करना चाहता था जहां दौलत की रेल पेल हो, वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और देखो कि मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गया हूं। चलो अब जल्दी से यहां से निकलो। ये कहकर उन्होंने उसे घर से भी बेदखल कर दिया। उस दिन के बाद वहाज ने वादा किया था कि वो इतनी ज्यादा दौलत बनाएगा कि सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। 1 साल तक वो लगातार मेहनत करता रहा। उसने थोड़े से पैसे जमा किए। दिमाग तेज होने की वजह से वो काफ़ी शातिर था और उसके दिमाग में नए तरह के आइडियाज़ आए थे। उसने अपने कारोबार को एक छोटे लेवल पर शुरू किया। 6 महीने के अंदर अंदर वो तरक्की करने लगा और फिर 1 साल के अंदर अंदर उसने एक कंपनी खड़ी कर दी। उसका साथ एक औरत में भी दिया था जिसको उसने एक दिन लुटेरों से छुड़वाया था। दरअसल रात को वो लेट घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिली जिसे कुछ लोग तंग कर रहे थे। वो उस तरफ चला गया और उन लड़कों को वहां से मार कर भगाया। वो औरत इसकी ये बहादुरी देखकर बहुत मुतासिर हुई। वो इसे अपने घर लेकर चली गई। वो अकेली रहती थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने इसे अपना ही बेटा तस्लीम कर लिया था और अपनी जायदाद भी इसी के नाम करवा दी थी। वो हैरान था कि आखिर कोई इंसान इस कदर खुले दिल का मालिक कैसे हो सकता है। उसे जो सरमाया दिया गया था उसमें से कुछ सरमाया उसने अपने छोटे से कारोबार पर लगाया। जब उस औरत का इंतकाल हुआ तब तक वो एक कंपनी बनाने में कामयाब हो गया था। उस औरत की छोड़ी हुई 2 कंपनियां भी इसके हिस्से में आई थी। वो उस औरत का शुक्रगुजार था जिसने फौत होने से पहले ये ऐलान किया था कि वो इसका अपना बेटा है। यूं किसी ने भी उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाई और ना ही उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया था। जब वो स्टैब्लिश हो गया तो उसका भाई उससे मिलने के लिए आया, मगर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। उसके अलावा उसने बाकी सब रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ तोड़ दिया था। अब जब वो टीवी पर आता था, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाता था, तो उसके रिश्तेदार सताइश भरी नज़रों से उसको देखते थे और ये सब देखकर उसे खुशी महसूस होती थी कि सब लोग ही ठंडी आहें भर रहे हैं। सरमद साहब का पछतावे के मारे बुरा हाल था। वो समझ रहे थे कि इस घर में जाकर उनकी बेटी खुश रहेगी और उनके हिस्से में भी पैसे आएंगे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि वजदान एक नफ्सियाती इंसान निकला जिसे सिर्फ और सिर्फ मारने से मतलब था और उसके अलावा जैसे उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। काफ़ी दिनों से वो वजदान की हरकतों पर नज़र रखे हुए था। उसे इंसान की हरकतें बहुत मशकूक लगती थीं। रात को वो अपने घर जाने के बजाय क्लब में चला जाता और पूरी रात वहाँ पर गुजार देता। ये सब देखकर वो सोचता था कि अगर उसके और नाजिया के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे क्या ज़रूरत है किसी और औरत के पास जाने की। अगर उसको अपनी बीवी वाकई में खूबसूरत लगती है तो वो दूसरी औरतों पर पैसे क्यों लुटाता है। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और इसी रास्ते पर से पर्दा उठाने के लिए उसने एक दफ़ा वजदान के सामने पेशकश कर दी। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तो मुझे एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारने की इजाज़त दे दो। उसकी बात सुनकर वो बहुत पुरजोश हो गया और कहने लगा, मुझे कोई मसला नहीं, वो आपका अपना ही माल है। उसके लिए इस कदर बेगैरती का मुजाहरा करने पर वहाज का खून गुस्से से खौलने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े इंसान का मुंह नोच डाले जो इतनी आसानी से अपनी इज्जत उसके हवाले कर रहा था। खैर अगले ही दिन वो उसके घर में दाखिल हो गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अपनी इस कैफियत से वो खुद बहुत परेशान था। जब वो अंदर गया और उसने नाजिया को देखा तो उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इस कदर खूबसूरत और सेहतमंद लड़की अब हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। उसके बाजू पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। दूसरी तरफ
जब उसने वहाज को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाई। वो तेजी से चलती हुई इसके पास गई और उसके सामने खड़ी होकर उसके चेहरे पर हाथ लगाते बोली, तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। तुम्हें इस हुलिये में देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मगर मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। इतने अरसे से उसने खुद पर काबू रखा हुआ था, मगर अब उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। अपनी महबूब तरीन औरत का यह हाल देखकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। नाजिया ने माजी में अपने ऊपर गुजरे हुए जुल्म उसे सुना डाले, जिसकी वजह से वो मजीद गुस्से में आ गया और फिर एक रात के अंदर अंदर उसने वजदान को जेल में भेज दिया और उसी रात उसने नाजिया को भी तलाक दिलवा दी। वो उसे लेकर अपनी हवेली चला आया था। इद्दत तक उसने इस लड़की से कोई भी बात नहीं की। जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल हुई, वो उसके सामने दोबारा से अपनी मोहब्बत का सवाल लेकर चला गया। नाजिया ने जब ये सुना तो उसे बहुत हैरत हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो उससे दोबारा इस तरह की बात करेगा। वो तो सोच रही थी कि वो इसे नफरत का इजहार करेगा और इसे भी धुतकार देगा, मगर उस इंसान ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया था। वहाज अब उसे क्या बताता कि जब से वो उसकी ज़िंदगी से गई थी तब से उसकी ज़िंदगी बेरौनक हो गई थी। सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई थीं। अब जब वो उसे दोबारा से मिली है तो उसे लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द फूल खिल गए हैं। उसकी ज़िंदगी दोबारा से खुशगवार हो गई है। एक लंबी मुसाफत के बाद दोनों फिर से इकट्ठे हो गए थे। किसी ने ठीक ही कहा है कि मोहब्बत अगर पाकीज़ा हो तो जुदाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलाशुबा रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन अंजाम मिलन ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।